Hello everyone, this is today the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is difference between collegium system and National Judicial Appointment Commission. Second issue is presidential opinion versus the federal structure. Third issue is the international power system. What is India's role in a balance of power? Fourth issue is environmental and climatic challenge before Himalaya. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about Supreme Court Collegium System and National Judicial Appointment Commission. Why in news? Chief Justice of India Surya Kant said the Supreme Court would consider a plea seeking to revive the National Judicial Appointment Commission and to end the collegium system of judicial appointment to higher judiciary. रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को एंड करने के लिए एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिवाइव करने के लिए कंसीडर करेगी. जस्टिस सूर्यकांत took the oath as the 53rd CJI at the राष्ट्रपति भवन. रिसेंटली जस्टिस सूर्यकांत ने 53rd CJI के तौर पर अभी ओथ टेकिंग किया है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शोन इन जस्टिस कांत. व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट? जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है? हायर जुडिशरी जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम. हायर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने के लिए इंडिया में एक कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है. द कॉलेजियम comprising of the CJI and the four senior most judges of the Supreme Court decides on appointment, elevation and transfers of judges. इंडियन कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 मेंबर होते हैं. एक सीजीआई होता है एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं. कॉलेजियम के मेंबर ही जजेस के अपॉइंटमेंट, एलिवेशन एंड ट्रांसफर डिसाइड करते हैं. इन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म कॉलेजियम इज नॉट मेंशन्ड बट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम टर्म मेंशन नहीं है बट कॉलेजियम सिस्टम का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंस के थ्रू हुआ है. What are first, second, third, and fourth judges case of Supreme Court or evolution of collegium system? It means collegium system का जो evolution हुआ है वो first, second, third and fourth judges case के through हुआ है. ये सभी cases क्या है? First judges case 1981. The ruling gave the executive primacy over the judiciary on in judicial appointment and transfers for the next 12 years. फर्स्ट जजेज केस 1981 का सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रहा है. इस रूलिंग के अकॉर्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी गिवन किया गया था और ये 12 ईयर के लिए प्रोविजन किया गया था. इट मींस 1981 से 1993 तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर जो सुप्रीमेसी गिवन की गई थी वो एग्जीक्यूटिव को गिवन की गई थी. इट मीन जुडिशरी के पास ये सुप्रीमेसी नहीं थी. इट डिक्लेयर्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ द CJI's recommendation on constitutional appointment and transfer can be refused for cognate reasons. Second judge's case 1993. Supreme Court introduced and institutionalized the collegium system. सेकंड जजेज केस 1993 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया. In the event of a disagreement between the President and CJI, the CJI's opinion would be prevail. This opinion formed in a consultation with the two-tier senior-most judges in the Supreme Court. जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट एंड सीजेआई के बिटवीन कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं तो सीजेआई का ओपिनियन प्रिवेल होगा और ये जो ओपिनियन होगा ये सुप्रीम कोर्ट के टू सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्टेशन के बेस पर होगा. थर्ड जजेस केस 1998. थर्ड जजेस केस 1998 में आता है. सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 expanded the collegium to a 5 member body comprising the CJI and 4 senior most judges of the Supreme Court. थर्ड जजेस केस के अकॉर्डिंग इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कुछ एक्सपेंडेशन किया गया है. इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अंदर अब 5 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया जिसमें 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस. It mandated that transfer recommendations be made by the CJI in consultation with the 4 senior most judges.
थर्ड जजेज केस के अंदर ये मैंडेट कर दिया गया है कि जजेज के ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन सीजीआई के द्वारा किए जाएंगे, बट इसके लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा कंसल्टेशन किए जाना जरूरी है। फोर्थ जजेस केस 2015, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 and the 99th constitutional amendment act of 2014 has replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judicial Appointment Commission. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 के द्वारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंटिंग करने वाला कॉलेजियम सिस्टम को अब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया, और इसकी जगह पर इट मीन्स कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर अब एक न्यू बॉडी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यहाँ पर फॉर्म की गई। बट इन 2015 the Supreme Court declared both the 99th constitutional amendment as well as the NJAC Act as void and unconstitutional in this fourth judge's case. फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एनजेएसी एक्ट को void and unconstitutional डिक्लेयर किया। Consequently, the earlier collegium system became operative again. दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम ऑपरेटिव हो जाता है। What is National Judicial Appointment Commission Act? To address concern over the collegium system's opacity, government in 2014 proposed reforms to judicial appointments through NJAC. कॉलेजियम सिस्टम की ओपेसिटी से रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर रिफॉर्म करने के लिए एनजेएसी इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट enacted the Constitution 99th Amendment Act 2014 and NJAC Act 2014 as an independent body to replace the collegium system for appointing judges to Supreme Court and High Court. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम हुआ करता था। इस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इंडिया में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 पास किया गया, एनजेएसी एक्ट पास किया गया, सो दैट कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जा सके, और यह पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया एक्ट था। The NJAC was to be chaired by the CJI and include 2 senior-most Supreme Court judges, Union Law Minister, 2 eminent civil society member. NJAC के अंदर मेनली 6 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें CJI चेयरमैन हुआ करता था। इसके अंदर 2 senior-most सुप्रीम कोर्ट जजेज, 1 लॉ मिनिस्टर, 2 eminent सिविल सोसाइटी मेंबर इसके अंडर हुआ करते थे। 2 सिविल सोसाइटी मेंबर जो हुआ करते थे, इसमें से one would be nominated by a panel comprising the CJI, Prime Minister, and leader of opposition in Lok Sabha, while the other had to be belong to the SC, ST, OBC or be a woman. तो eminent पर्सन में से 1 मेंबर जो नॉमिनेट किया जाएगा वो सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन के एक पैनल के द्वारा किया जाएगा। वहीं अदर एमिनेंट पर्सन जो होना था उसमें सिस्टम में, अब ये सिस्टम नहीं है फिलहाल। अदर मेंबर जो होना था वो SC, ST, OBC और वुमेन कम्युनिटी से होना था। द अमेंडमेंट पास्ड इन पार्लियामेंट विद नियर कंप्लीट consensus and was subsequently ratified by 16 state legislature. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा कंप्लीट कॉन्सेंसस के बेस पर पास किया गया था, और 16 स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी इसको रेटिफाइड किया गया था। However, within days of its enactment, the law was challenged before the Supreme Court. कुछ डेज के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अमेंडमेंट चैलेंज किया गया। Why NJAC was abolished by the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को abolish क्यों किया? The primary contention was to veto power granted to any two dissenting NJAC member. जो प्राइमरी कंटेंशन था इस एक्ट को लेकर वो ये था कि एनजेएसी मेंबर में से किन्हीं भी 2 डिसेंटिंग मेंबर को यहाँ पर वीटो पावर ग्रांट किया गया था। पोटेंशियल अलाउइंग द लॉ मिनिस्टर टू एमिनेंट मेंबर टू ओवरराइड द जुडिशरीज मेजॉरिटी विद इन द कमीशन, और ऐसा एक्सपेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ मिनिस्टर या 2 एमिनेंट मेंबर जो कि नॉन जजेज मेंबर हैं
और अगर ये वीटो पावर का यूज करते हैं तो ये एक तरीके से कमीशन में जुडिशरी की माइनॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और यहाँ पर नॉन मेंबर का डिसीजन मेजोरिटी यहाँ पर ओवरराइड हो सकता है एक तरीके से। In 2015, a five-judge bench ruled with a 4:1 majority that the NJC was unconstitutional and violated the basic structure of the Constitution. 2015 में 5 जज बेंच के द्वारा एक रूलिंग गिवन किया जाता है, 4:1 मेजोरिटी के साथ ये रूलिंग आता है, जिसके अंडर एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन यहाँ पर शो किया गया। The bench underscored that the veto power with the law minister or with non-judge members, as against a Supreme Court judge who is a member of the collegium, may involve interference with the independence of the judiciary. बेसिक स्ट्रक्चर का ये एक वायलेशन था एनजेएसी एक्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसका एक रीजन भी गिवन किया है कि अगर लॉ मिनिस्टर या नॉन जज मेंबर वीटो पावर का यूज करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट होगा और इस तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी में ये एक इंटरफेयर हो सकता है। हाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। रिसेंट में इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 124 CJI is appointed by the President under Article 124 following a process governed by the Collegium system and established convention। सीजेआई प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है और इसके अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा गवर्न किया गया प्रोसेस एंड कॉन्वेंशन यहाँ पर फॉलो किया जाता है। द कॉन्वेंशन नोन एज द सीनियरिटी प्रिंसिपल डिक्टेड दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉन्वेंशन का मीनिंग है यहाँ पर सीनियरिटी प्रिंसिपल। सीनियरिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको सीजेआई के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसीजर आउटलाइन इन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है सीजेआई का वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर जो भी प्रोसीजर आउटलाइन किया गया है उसको फॉलो करता है। इनिशिएशन ऑफ प्रोपोजल, सबसे पहले यहाँ पर प्रोपोजल का इनिशिएशन किया जाता है सीजेआई के द्वारा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सीक द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस फॉर देयर सक्सेसर। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यहाँ पर आउटगोइंग चीफ जस्टिस एंड दियर सक्सेसर के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस रिसीव करता है। रिकमेंडेशन, द आउटगोइंग सीजे रिकमेंड द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद अ कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आउटगोइंग सीजेआई सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट जज है उसके लिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि उसको न्यू सीजेआई बनाया जाए। इट मीन्स जो आउटगोइंग सीजेआई है वो कॉलेजियम सिस्टम के बिफोर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को नेक्स्ट सीजेआई बनाने के लिए रिकमेंड करता है। गवर्नमेंट रिव्यू, आफ्टर रिसीविंग द सीजेआई रिकमेंडेशन द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन लॉ मिनिस्टर को जैसे ही सीजेआई का रिकमेंडेशन रिसीव होता है वो इसको प्राइम मिनिस्टर के बिफोर फॉरवर्ड करता है। प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर देन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट। द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट द न्यू सीजेआई बाय वारंट अंडर देयर हैंड एंड सील। न्यू सीजेआई के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट इसके बाद सीजेआई को वारंट अंडर देयर हैंड एंड सील के थ्रू फॉर्मली तरीके से अपॉइंट कर लेता है। नोटिफिकेशन, वंस द अपॉइंटमेंट इज अप्रूव्ड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियली अनाउंस द अपॉइंटमेंट एंड इशूज द नेसेसरी नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। एक बार अगर न्यू सीजेआई का अपॉइंटमेंट अप्रूव हो जाता है देन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियली इसको अनाउंस करता है एंड गजट ऑफ इंडिया में एक नेसेसरी नोटिफिकेशन भी इसको इशू करना होता है। हाउ अदर जजेस अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट में अदर जजेस किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? Strength and composition of the Supreme Court. Originally, the Supreme Court had 8 judges, one Chief Justice, and 7 other judges. Over the time, Parliament has increased the number of judges. Currently, Supreme Court have 34 judges, one CJI and 33 other judges. Originally, Supreme Court के अंदर 8 जजेस हुआ करते थे, one Chief Justice of India and 7 other. ओवर द टाइम पार्लियामेंट ने जजेस का नंबर इंक्रीज किया है। करंट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस हैं, वन सीजेआई एंड 33 अदर जजेस। व्हाट आर क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज? जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ ही और शी बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, must have served as a judge of the High Court for at least 5 years or an advocate of a High Court for at least 10 years, must be a distinguished jurist in the opinion of the President. सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट होने के लिए कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 5 ईयर तक जज होना चाहिए, एंड हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 10 ईयर तक वो एडवोकेट होना चाहिए, एंड प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। व्हाट इज अपॉइंटमेंट प्रोसेस? अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। द प्रेसिडेंट कंसल्ट विद जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक इन्फॉर्म्ड अपॉइंटमेंट। इसके लिए प्रेसिडेंट कॉलेजियम के साथ यहाँ पर कंसल्ट करता है, स्पेशली कॉलेजियम मेंबर ही जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ओथ प्रोसेस, एवरी अपॉइंटेड जज मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और एन अपॉइंटेड पर्सन। एवरी अपॉइंटेड जज को प्रेसिडेंट या फिर किसी अपॉइंटेड पर्सन के बिफोर ओथ का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन टेकिंग करना होगा। The oath includes commitment to uphold the Constitution, sovereignty and integrity of India and perform duties without fear or favor. प्रेसिडेंट के ओथ के अंडर अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कमिटमेंट करने होते हैं उसको, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करने के लिए, एंड विदाउट फियर और फेवर तरीके से ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसे ओथ टेकिंग करना होता है। प्रोविजन ऑफ टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, क्या वो रिजाइन भी दे सकता है? नो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज लिमिट फॉर अ जज अपॉइंटमेंट, जज के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी मिनिमम प्रेस्क्राइब एज नहीं है। सर्व अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 ईयर, 65 ईयर तक वो सर्विस गिवन कर सकता है जुडिशरी में। मे रिजाइन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 65 ईयर बाय टेंडरिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। 65 ईयर से पहले अगर उसे रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को गिवन कर सकता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइन सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ओनली पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जा सकती है। ऑल आर चार्ज अपॉन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जितना भी इन्हें सैलरी वगैरह दी जाती है ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है। व्हाट आर पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर हो जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन एनी कोर्ट इन इंडिया और प्लीडिंग बिफोर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर हो जाता है उसे इंडिया की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिसिंग के लिए प्रोहिबिट किया गया है, साथ ही किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के बिफोर वो प्लीडिंग नहीं कर सकता। But according to Article 128, any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the CJI with the prior permission of the President of India. Article 128 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद किसी रिटायर्ड जज को कॉल बैक कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उसको वर्क गिवन किए जा सकते हैं। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट
ड्यू टू प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के जज को ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया सकता है। इसके लिए प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड होना चाहिए। इम्पीचमेंट प्रोसेस, removal process of Supreme Court judges require an address by each House of Parliament supported by special majority। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव करने के लिए रिमूवल प्रोसेस मेनली पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से एड्रेस होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। पार्लियामेंट का बहुत हाउस में ये स्पेशल मेजोरिटी से प्रोसेस पास होना चाहिए। Only Parliament has the authority to regulate the procedure for presenting the address and investigating and proving the misbehavior or incapacity of a judge। किसी भी जज की इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर को प्रूव करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जो अथॉरिटी है वो ओनली पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ये प्रूफ नहीं करेगी कि मिसबिहेवियर हुआ है, इनकैपेसिटी शो कर रहा है कोई भी जज। ये सारी अथॉरिटी जो है, जो पूरा प्रोसीजर है, ये पार्लियामेंट के पास है। In this session, we will discuss about presidential reference versus federal structure of India. A presidential reference is a constitutional mechanism under Article 143, where the President of India seeks the Supreme Court's advisory opinion on important question of law or fact of public importance। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट और पब्लिक इंपॉर्टेंस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन टेकिंग करता है। व्हाइल द ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग, इट कैन हेल्प क्लैरिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटीज एंड रिजॉल्व पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, देयरबाय इम्पैक्टिंग इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी एडवाइजरी ओपिनियन गिवन किया जाता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटीज को क्लैरिफाई करने के लिए एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। पर्पज, presidential reference allow the executive to seek judicial guidance on complex constitutional or legal matters before a dispute escalates into litigation। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मेन पर्पज क्या है? इसके थ्रू एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी से कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर पर गाइडेंस टेकिंग करता है। हाउ इट वर्क्स, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किस तरह से वर्क करता है? आर्टिकल 143(1), the president can refer any question of law or fact of public importance to the Supreme Court. The court may choose to provide its opinion or decline। आर्टिकल 143(1) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ओपिनियन टेकिंग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने ओपिनियन यहाँ पर प्रोवाइड भी कर सकता है और वो डिक्लाइन भी कर सकता है। आर्टिकल 143(2), the president can refer dispute arising from pre-constitutional treaties, agreements, or covenants. The court is obligated to provide an opinion in this case। आर्टिकल 143(2) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कुछ स्पेशल टाइप के डिस्प्यूट जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कोवेनेंट्स से इमर्ज हुए हैं, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन टेकिंग कर सकता है और कोर्ट को यहाँ पर ऑब्लाइड किया गया है कि वो इस केस में अपना ओपिनियन प्रोवाइड करे। इट मीन्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी है कि वो अपना ओपिनियन गिवन करे। नेचर ऑफ एडवाइस, किस टाइप की यहाँ पर एडवाइस दी जाती है और क्या जो भी एडवाइस दी गई है क्या वो बाइंडिंग है? द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन इज एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन ओनली एडवाइजरी होता है एंड यह प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होता है। हाउ एवर इट कैरी सिग्निफिकेंट परसुएशन अथॉरिटी एंड इज ऑफन अलाउड। बेंच साइज, एज पर आर्टिकल 145(3), a minimum bench of 5 judges must hear such reference। आर्टिकल 145(3) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस
here during at least 5 judges, मिनिमम 5 जजेस की बेंच यहाँ पर होनी चाहिए। 5 से कम जजेस के द्वारा इस तरह के ओपिनियन गिवन नहीं किए जा सकते। रेलेवेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द फेडरल स्ट्रक्चर। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फेडरल स्ट्रक्चर के लिए क्या रेलेवेंस है? नंबर रिजॉल्विंग इंटर गवर्नमेंटल इशूज, इंटर गवर्नमेंटल इशूज को रिजॉल्व करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नंबर 2 क्लैरिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को क्लैरिफाई करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नंबर 3 इंटरप्रिटिंग द डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर को इंटरप्रेट करने में भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नंबर रिजॉल्विंग इंटर गवर्नमेंटल इशूज, presidential reference can be used to address constitutional uncertainty and dispute between the union government and state, such as recent reference related to the power of state government. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का यूज कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टेनिटी एंड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए किया जा सकता है। जिस तरह से प्रेजेंट में गवर्नर स्टेट गवर्नर के पावर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना जजमेंट दिया है। Number 2 clarifying constitutional boundaries. The process helps define the limits of judicial intervention in the legislative and executive actions and ensure the constitutional balance between the different organs of the government. Presidential reference जो होता है ये लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस में जुडिशियल इंटरवेंशन की लिमिट को डिफाइन करता है और साथ ही गवर्नमेंट का डिफरेंट ऑर्गन के बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस इंश्योर करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। Number 3 interpreting the division of power. By seeking clarification on legal and constitutional questions, the reference process ensures that the distribution of power between the center and state, as outlined in a 3 list of the Constitution, is interpreted and applied correctly. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंडर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर क्लैरिफिकेशन सीख किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एंड सेंट्रल और स्टेट के बिटवीन जो भी 3 लिस्ट में जो भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू प्रोवाइड कराया जा सकता है। कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द फेडरल स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? नंबर ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट टेंशंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जो भी ओपिनियन गिवन किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन ओपिनियन का सेंट्रल स्टेट टेंशंस बढ़ सकता है इसकी वजह से। नंबर ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस का इसके थ्रू पॉलिटिसाइजेशन किया जा सकता है। नंबर 3 अंडरमाइनिंग स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ओपिनियन के थ्रू अंडरमाइन किए जा सकते हैं। नंबर 4 बाईपासिंग पार्लियामेंट्री डिबेट, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंडर गिवन किए गए ओपिनियन कई बार पार्लियामेंट्री डिबेट को बाईपासिंग कर सकते हैं। नंबर 5 इरोजन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी एंड फेडरल बैलेंस, जुडिशियल अथॉरिटी एंड फेडरल बैलेंस का इरोजन इस तरह के ओपिनियन के थ्रू हो सकता है। नंबर ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट टेंशंस, politically sensitive references, especially those concerning the power of the governor, can be pursued by opposition-ruled state as biased or centralizing in intent, leading to friction and an environment of distrust. पॉलिटिकली सेंसिटिव रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं देन इसके थ्रू सेंट्रल और स्टेट के बिटवीन कुछ फ्रिक्शन रेज हो सकते हैं। नंबर 2 पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, द यूज ऑफ आर्टिकल 143 टू सीक ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑलरेडी सेटल्ड बाय द कोर्ट such as the 2025 reference on governor's power can drag the judiciary into political arenas and turn the governor's office into a political battleground rather than a neutral constitutional authority. आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन टेकिंग किया जाता है ये ओपिनियन अगर ऑलरेडी सेटल्ड मैटर पर गिवन किए जाते हैं सच एज प्रेजेंट में गवर्नर के पावर से रिलेटेड जो ओपिनियन गिवन टेकिंग किए जा रहे हैं ये पहले भी कोर्ट के द्वारा गिवन किए जा चुके हैं और इसके थ्रू जुडिशियरी को एक तरीके से पॉलिटिकल एरिना में ड्रैग किया जा रहा है
गवर्नर के ऑफिस को एक तरीके से पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में टर्न किया जा रहा है। नंबर 3, अंडरमाइनिंग स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। If the Supreme Court's opinion were to significantly widen the governor's discretion, it could undermine the will of elected state legislature and disrupt the democratic process in the state. Number 4, bypassing parliamentary debate. Overuse of the advisory jurisdiction for policy matters might bypass debate and resolution in the parliament or state assemblies, centralizing decision making through the executive and judiciary. एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का अगर पॉलिसी मैटर पर ओवर यूज किया जाता है देन ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की डिबेट एंड रेजोल्यूशन को एक तरीके से बाईपास कर सकता है एंड डिसीजन मेकिंग इसके थ्रू सेंट्रलाइज हो सकते हैं। नंबर 5, इरोजन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी एंड फेडरल बैलेंस। Advisory jurisdiction to overturn a previous binding judgment can weaken the finality of the Supreme Court decision, potentially altering the balance of power and weakening judicial interdependence, a key component of the federal structure. प्रीवियस बाइंडिंग जजमेंट पर अगर एडवाइजरी जुरिडिक्शन गिवन किया जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की फाइनलिटी को वीकन कर सकता है और इसके थ्रू बैलेंस ऑफ पावर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस काफी हद तक वीक हो सकता है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर का एक की कंपोनेंट है। In this lecture, we will discuss about the इंटरनेशनल पावर सिस्टम, व्हाट इज इंडियाज रोल इन बैलेंस ऑफ पावर। India's aim to promote a multipolar world order has become a cornerstone of its foreign policy while maintaining balanced relations with global power. इंडिया का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने का एम रहा है और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन भी बना हुआ है। साथ ही इंडिया ग्लोबल पावर के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस किया हुआ है। In the current geopolitical climate, India navigates complex relationships with the nations like US and Russia, aligning with both in strategic forums like Quad and BRICS. करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इंडिया वर्ल्ड की मेजर पावर सच एज यूएस एंड रशिया के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के साथ नेविगेट कर रहा है। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फोरम लाइक क्वाड एंड ब्रिक्स के साथ ये इन कंट्रीज के साथ अलाइनिंग है। इंडियाज रोल इन प्रोमोटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने में इंडिया का क्या रोल है? नंबर 1, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन किया हुआ है। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप। इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। नंबर 3, बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना। चाइना के साथ इंडिया ने बैलेंस एक्ट फॉलो किया हुआ है। नंबर 4, पीस मेकर रोल। इंडिया अपना वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट इश्यूज पर या कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट पर पीस मेकिंग रोल प्ले कर रहा है। नंबर 5, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज। इकोनॉमिक टाइज पर इंडिया का मेन फोकस है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी। इंडिया प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फोस्टरिंग बैलेंस रिलेशन विद रशिया एंड यूएस। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने पर अपने प्रायोरिटी गिवन कर रहा है और रशिया और यूएस के साथ रिलेशंस को बैलेंस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, India's Quad participation of focusing on Indo-Pacific security exemplify this balance while preserving its ties with Russia. एग्जाम्पल के लिए इंडिया ने क्वाड में पार्टिसिपेशन किया है, इसके थ्रू इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया रशिया के साथ अपने टाइज को प्रिजर्व किए हुए है। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप। India diversified a global partnership to promote a multipolar world order, avoiding over-reliance on any one nation. इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया है। वन नेशन पर इसका ओवर रिलायंस नहीं है। इंडिया ने वन नेशन पर ओवर रिलायंस को ऑलवेज अवॉइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, India's engagement with Quad and BRICS reflect its effort to strengthen ties across competing global alliances. एग्जाम्पल के लिए इंडिया क्वाड और ब्रिक्स दोनों के साथ एंगेजमेंट रहा है इंडिया का। नंबर 3, बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना।
India balances its complex relationship with China while cooperating with global power to counter Chinese influence in the Indo-Pacific region. इंडिया ने चाइना के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी बैलेंस किया हुआ है। साथ ही कुछ ग्लोबल पावर जो कि काउंटर इन्फ्लुएंस को चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उन ग्लोबल पावर के साथ भी इंडिया ने अपने टाइज को मेंटेन किया हुआ है। नंबर 4, पीस मेकर रोल। इंडिया aims to position itself as a mediator in various global conflicts, enhancing its influence on the global stage. इंडिया ने वेरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर एक मीडिएटर के तौर पर अपने आप को पोजीशन गिवन किया है और वेरियस ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को एनहांस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन पीस प्लान डेमोन्स्ट्रेट इंडिया एस्पिरेशन टू मीडिएट इंटरनेशनल डिस्प्यूट विद मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। नंबर 5, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज। India encourages economic relations to promote a balanced global order, strengthening trade with both US and Russia. इंडिया वेरियस ग्लोबल पावर के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इंक्रीज कर रहा है सो दैट ग्लोबल ऑर्डर को बैलेंस किया जा सके। साथ ही इंडिया यूएस एंड रशिया दोनों के साथ अपने ट्रेड को स्ट्रेंथन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, despite sanctions by the West, India continues to import Russian oil while expanding trade with US under initiative like India-US Trade Policy Forum. एग्जाम्पल के लिए कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंडिया पर कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, बट इंडिया ने अपने रशियन ऑयल को इंपोर्ट कंटिन्यू रखा। साथ ही इंडिया ने यूएस के साथ अपने ट्रेड को भी एक्सपेंड किया है अंडर इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम। इंडियाज अप्रोच टू मल्टीपोलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रशिया रिलेशंस। इंडिया का मल्टीपोलिटी का अप्रोच का रशिया रिलेशन के पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इट मीन्स इंडिया का रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं, इस रिलेशनशिप पर इंडिया के मल्टीपोलिटी अप्रोच का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 1, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रशिया। नंबर 2, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना। नंबर 3, एनर्जी कॉपरेशन। नंबर 4, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। नंबर 5, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर्स। नंबर 1, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रशिया। रशिया के साथ इंडिया का हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है। इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप विद रशिया रिमेन्स सेंट्रल टू इट्स फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का रशिया के प्रति जो भी फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी का जो मेन रूट है वो इंडिया का रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है। फॉर एग्जांपल, India's S-400 missile deal reflect a commitment to maintaining its defense ties with Russia despite international pressure. इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भी रशिया से S-400 मिसाइल डील किया है। ये इंडिया का रशिया के प्रति जो डिफेंस टाइज है उसको मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट शो किया है। नंबर 2, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना। इंडिया केयरफुली हैंडल रशियाज ग्रोइंग टाइज विद चाइना, बैलेंसिंग इट्स ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। रसिया का जिस तरह से चाइना के साथ टाइज ग्रो हो रहा है, इंडिया इसको केयरफुली तरीके से हैंडल कर रहा है और अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स अलाउ इट टू एंगेज डिप्लोमेटिकली विद बोथ चाइना एंड रसिया व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। एग्जांपल के लिए इंडिया ने ब्रिक्स पार्टिसिपेट किया है और इस समिट के अंदर चाइना एंड रशिया दोनों के साथ डिप्लोमेटिकली इंडिया ने एंगेज किया। नंबर 3, एनर्जी कॉपरेशन। इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉपरेशन विद रशिया टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स amidst वेरियस ग्लोबल चैलेंजेस। वेरियस ग्लोबल चैलेंजेस के बिटवीन भी इंडिया ने अपने एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए रसिया के साथ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉपरेशन को मेंटेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल कंटिन्यूज डिस्पाइट वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, हाईलाइटिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। एग्जांपल के लिए
रसिया के ऊपर और इंडिया के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर कुछ वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद भी इंडिया ने डिस्काउंटेड रेट पर रशियन ऑयल कंटिन्यू परचेज किया। ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को हाईलाइट करता है। नंबर 4, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। Both countries regularly conduct joint military exercises strengthening डिफेंस cooperation। इंडिया और रशिया दोनों ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। इससे दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज व्हिच शोकास इट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन। इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है वो रशिया और इंडिया के बीच होता है। ये एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज के बिटवीन डिफेंस कोऑपरेशन को शो करते हैं। नंबर 5, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर। इंडिया फेस प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री टू इट्स क्लोज टाइज विद रशिया, रिक्वायरिंग केयरफुल डिप्लोमेटिक नेविगेशन। इंडिया का रशिया के साथ क्लोज टाइज है और इसकी वजह से इंडिया कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से प्रेशर फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट सैंक्शंस ऑन रशिया फ्रॉम वेस्ट, इंडिया कंटिन्यू इट्स डिफेंस कोलैबोरेशन व्हाइल मैनेजिंग वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस। रसिया पर जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, स्पेशली इंडिया को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में यहाँ पर डिनाई किया गया कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, बट इंडिया ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से कंटिन्यू परचेज किया है और इस तरह से साथ ही इंडिया वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज कर रहा है। India's approach to multipolarity and its impact on US relations। इंडिया के मल्टीपोलरिटी अप्रोच का यूएस रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। इंडिया यूएस के साथ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 2, डिफेंस कोलैबोरेशन। इंडिया का यूएस के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन कंटिन्यू है। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 5, क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन। नंबर, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। India's participation in Indo-Pacific Economic Framework and in Quad highlight its growing cooperation with US and countering Chinese influence। इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड क्वाड के साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये चाइना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में यूएस के साथ कोऑपरेशन को शो कर रहा है। इट मीन्स यूएस भी चाहता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए और इस काउंटरिंग में इंडिया ने हमेशा यूएस का साथ दिया है। फॉर एग्जांपल, यूएस एंड इंडिया कंडक्टेड मालाबार नवल एक्सरसाइज टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इंडिया और यूएस ने मालाबार नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। नंबर 2, डिफेंस कोलैबोरेशन। India defense ties with the US are deepening with increasing arms trade and various joint initiatives। इंडिया का यूएस के साथ डिफेंस टाइज डीपनिंग हो रहा है और दोनों कंट्रीज के बीच आर्म ट्रेड एंड वेरियस जॉइंट इनिशिएटिव्स इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियाज परचेज ऑफ C-130J एयरक्राफ्ट एंड अपाचे हेलीकॉप्टर शो द स्ट्रेंथनिंग डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया ने यूएस से C-130J एयरक्राफ्ट एंड अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज किया है। ये दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस पार्टनरशिप के स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया एंड द यूएस कोलैबोरेट ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। इंडिया और यूएस दोनों ही स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन पर एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द India-US cyber dialogue enhance cooperation in combating cyber threat and also fostering technological advancement। India-US cyber dialogue combating cyber threat, इट मीन साइबर थ्रेट से कॉम्बैट करने में दोनों कंट्री के कॉपरेशन को इसके थ्रू इन्हांस किया जा रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दोनों कंट्री फोस्टर कर रहे हैं।
Number 4, trade and economic growth. Both countries are strengthening economic relations through investment and trade, supporting mutual growth. इंडिया और यूएस दोनों ही इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के थ्रू अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, साथ ही म्यूचुअल ग्रोथ को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम हैज एनहांस्ड बायलैटरल ट्रेड, फोकसिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज सेक्टर। इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम ये दोनों कंट्रीज के बिटवीन बायलैटरल ट्रेड को एनहांस कर रहा है, और फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर पर दोनों का स्पेशल फोकस है। नंबर 5, क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन. India and US have promoting sustainable development as both partnered on clean energy and climate change initiative. इंडिया और यूएस दोनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज के अंदर टेकिंग किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का जो स्पेशल फोकस है वो एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने पर है। What are various environmental and climatic challenges before Himalaya? Aspirations for growth and development in Indian Himalayan region need to be concerned science and the right of people and nature. इंडियन हिमालयन रीजन में जिस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा है, उससे पहले साइंस, राइट्स ऑफ पीपल एंड नेचर के बारे में कुछ कंसर्न करना इम्पोर्टेंट है। इंडियन हिमालयन रीजन इज इंडियाज वाटर टावर एंड ऑल्सो प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम। इंडियन हिमालयन रीजन इंडिया का वाटर टावर है और ये इंडिया को इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। अबाउट हिमालयन रीजन, द हिमालयज आर द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज हैं। कंट्रीज कवर्ड, अबाउट 8 कंट्रीज कवर्ड बाय हिमालयन रीजन: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। वाटर टावर ऑफ द अर्थ, मोस्ट ऑफ द नॉर्थन इंडियाज रिवर सिस्टम ओरिजिनेट इन द हिमालयन रीजन, fed by glacier melt and many springs. Himalayan glaciers supply water to the major river, supporting nearly 1.5 billion people. Therefore, it is known as the water tower of the earth. मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया के रिवर सिस्टम जो है ये हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और इन सभी रिवर्स को वाटर मिलता है। हिमालय ग्लेशियर मेजर रिवर को वाटर सप्लाई करते हैं। अबाउट 1.5 बिलियन पीपल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि हिमालय को वाटर टावर ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्टेट कवर्ड, 10 इंडियन स्टेट इसके अंदर कवर है: जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 4 हिल डिस्ट्रिक्ट्स: दिमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग इन आसाम एंड दार्जिलिंग, कालिम्पोंग इन वेस्ट बंगाल। 50% of world's plant species. Himalaya region harbor over 50% of world's plant species. वर्ल्ड के टोटल स्पीसीज में से 50% वर्ल्ड स्पीसीज हिमालयन रीजन के अंदर मिलती हैं। इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड यूनिक स्पीसीज लाइक द हिमालयन मोनाल, अ वाइब्रेंटली कलर्ड फीजेंट। हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पर कुछ यूनिक स्पीसीज सच एज हिमालयन मोनाल, अ वाइब्रेंटली कलर्ड फीजेंट यहाँ पर मिलता है। और इकोलॉजिकल चैलेंजेस द हिमालय हैव बीन फेसिंग, कौन कौन से इकोलॉजिकल चैलेंजेस हिमालय फेस कर रहा है। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर मेल्टिंग। द हिमालयज आर हाईली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइजिंग टेम्परेचर हैव लीड टू द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर रिवर डाउनस्ट्रीम। प्रेजेंट में हिमालय क्लाइमेट चेंज के सीवर इम्पैक्ट को फेस कर रहा है बिकॉज टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर रैपिडली तरीके से मेल्ट हो रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट की वजह से डाउन स्ट्रीम रिवर के लिए यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से इन रिवर के अंदर वाटर ओवर हो रहा है। दिस पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन ग्लेशियर मेल्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर।
अ, इसकी वजह से कुछ कम्युनिटीज़ जो कि रिवर के आसपास सेटल्ड हैं, उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज अगर वाटर ओवर हो रहा है तो भी इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और अगर रिवर में वाटर का लैग है तो भी इन्हें ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, इन्हें एग्रीकल्चर या हाइड्रो पावर से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर accumulation of black carbon. One of the biggest factor causing glacier to melt is the emission of black carbon aerosol into the atmosphere. ग्लेशियर के मेल्ट होने के लिए एक जो बिग फैक्टर है वो एटमॉस्फेयर में ब्लैक कार्बन एरोसोल का एमिशन है। ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब मोर लाइट एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन विच इंक्रीज द टेम्परेचर। ब्लैक कार्बन मोर लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ब्लैक कार्बन डिपॉजिट आर राइजिंग ऑन द गंगोत्री ग्लेशियर एस्केलेटिंग इट्स मेल्टिंग। गंगोत्री ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो रहा है और इसकी वजह से गंगोत्री ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है। गंगोत्री इज ऑल्सो द फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर। प्रेजेंट में गंगोत्री फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर है। नंबर 3, natural disasters. The Himalayas are young, fold mountain, which means they are still rising and are prone to tectonic activities. This makes the region prone to natural disasters such as landslides, avalanches, and earthquake. हिमालयन रीजन में कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, सच एज लैंडस्लाइड, avalanches, and earthquake. Climate change can exacerbate the frequency and severity of these events, leading to loss of lives, property damage, and disruptions to infrastructure. क्लाइमेट चेंज भी इन नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी एंड सीवरिटी को एक्सरबेट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल का लाइफ लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नंबर 4, सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स. Construction activity, deforestation, and improper land use practices increase soil erosion and the risk of a landslide. कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर लैंड यूज प्रैक्टिसेस सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड के रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं। द लॉस ऑफ वेजिटेटिव कवर डिस्टेबलाइज हिमालयन स्लोप, मेकिंग देम ससेप्टेबल टू इरोजन ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल और सेस्मिक इवेंट्स। बिकॉज हिमालयन रीजन में वेजिटेटिव कवर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालयन स्लोप डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। हैवी रेनफॉल और सेस्मिक इवेंट के ड्यूरिंग यहाँ पर इसी वजह से इरोजन बढ़ जाता है। नंबर 5, ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज. As the temperatures rise, new habitat become available for invasive species that can outcompete native the flora and fauna of the Himalayan region. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पर न्यू हैबिटेट अवेलेबल हो जाते हैं इन्वेजिव स्पीसीज के लिए, और नेटिव फ्लोरा एंड फौना को इन्वेजिव स्पीसीज के साथ आउट कम्पीट करना होता है। इन्वेजिव स्पीसीज डिसरप्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ नेटिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज इकोसिस्टम के बैलेंस को डिसरप्ट करता है, नेटिव स्पीसीज के बिफोर उनकी सर्वाइवल के लिए कुछ थ्रेट यहाँ पर क्रिएट करता है। नंबर 6, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ लाइक द चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड ऑफन ओवरलुक द एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फास्ट हो रहा है हिमालयन रीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट को ओवरलुक करते हैं। What initiative have been taken for restoration of the Himalayan ecosystem? हिमालयन इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम. नंबर 2, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट. नंबर 3, मिश्रा रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट 1976. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम लॉन्च इन 2010 एंड कवर 11 स्टेट. इंडिया में 2010 में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम लॉन्च किया गया। स्पेशली 11 स्टेट को इसके अंदर कवर किया गया: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम
और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल and 2 UTs, Jammu and Kashmir and Ladakh. It is one of the 8 missions under the National Action Plan on Climate Change. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 8 मिशंस होते हैं। इनमें से एक मिशन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम भी है। नंबर 2, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इंडिया में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया। ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ही पार्ट है। इट प्रोमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एल्पाइन पास्चर्स एंड फॉरेस्ट इन द हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम। ये जो प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर एल्पाइन पास्चर्स एंड फॉरेस्ट के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 1976। The committee recommended placing restriction on heavy construction work, blasting and felling of trees in the Himalayan region. मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 1976 में आई थी, जिसने रिकमेंड किया कि हिमालयन रीजन में हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ब्लास्टिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये सभी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। दिस इज PYQ related to this article. So thanks for watching this video.